हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एग्री कोचिंग प्रयागराज में। आज 11 नंबर की सीरीज है। हम लोग चल देखते हैं जो स्पेशली IBPS एफओ मेंस के लिए FCI NSC हो गया, UPTA और कोऑर्डिनेटर और प्लांट प्रोडक्शन के लिए ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद बहुत सारे एग्जाम में ये जो आते हैं, कोई ज़रूरी नहीं, इसी में बहुत जितने भी एग्जाम है एग्रीकल्चर के उसमें भी आ सकते हैं क्वेश्चन। तो हम लोग चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एग्रोमेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी बिलोंग्स। पूछ रहा है, कृषि विश्वविद्यालय की कृषि मौसम विज्ञान संबंधी वेधशाला निम्नलिखित में से संबंधित है। कह रहा है एग्रोमेट्रो ऑब्जर्वेटरी क्या होता है, पहले उसको देखते हैं, ठीक है। एग्रोमेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। ये क्या होता है, जितने भी मौसम की है जो मेट्रोलॉजिकल डेटा है उसको रिकॉर्ड करने के लिए ऑब्जर्वेटरी होती है। जैसे हो गया हमारा वेदर, हो गया वेदर, ह्यूमिडिटी हो गया, इन सब का यूज करने के लिए क्या होता है हमारा ऑब्जर्वेटरी। जैसे मोबाइल में देखते हो आज ह्यूमिडिटी इतना है, टेम्परेचर इतना है, ठीक है। इन्हीं ऑब्जर्वेटरी। तो पूछ रहा है कौन सी यूनिवर्सिटी में पाए जाते हैं, ठीक है। वैसे तो हमारा मेनली जो है 5 टाइप की होती है, ABCD, ठीक है, और ई। तो पूछ रहा है यूनिवर्सिटी में कौन पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, A टाइप, उसके बाद बी वाला है बी टाइप, सी है सी टाइप, लास्ट वाला है डी टाइप। तो यूनिवर्सिटी में कौन पाई जाती है हमारा बी टाइप। बी वाला ऑप्शन बी टाइप सही है, ठीक है। ये बीओ में, बिहार एग्रीकल्चर ऑफिसर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, ठीक है। तो हम लोग ऑब्जर्वेटरी के बारे में इसको टिक कर लीजिए, यही वाला दूसरा वाला सही है। डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। ए बी टाइप, ए टाइप ऑब्जर्वेटरी, बी टाइप हो गया, ठीक है। सी टाइप, डी और ई। अब देखो ए कहाँ पर बात, ए टाइप जो ऑब्जर्वेटरी होती है हमारा मेट्रोलॉजिकल, जैसे ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, विंड स्पीड, ये सब मेजरमेंट करते हैं। ए टाइप जो होती है हमारा, ये कहाँ पर पाई जाती है, पुणे में है ये, पुणे महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र में है, ठीक है। ए टाइप किसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एग्रो मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। इसको जो ए टाइप का होता है प्रिंसिपल एग्रोमेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी भी कहते हैं, जो पुणे में, ठीक है। ये हर घंटे रिकॉर्ड करती है, एवरी हावर, ठीक है। हर घंटे जो मौसम की है, जैसे ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, विंड स्पीड, हर घंटे मेजरमेंट करती है। और दूसरा हमारा बी टाइप का, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी, ठीक है, ऑर्डिनरी एग्रोमेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। ये कहाँ पर यूज होती है, ये यूनिवर्सिटी में होती है। ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, ये क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी में जो पाया जाता है। हमारी एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी होती है उसमें कौन सा ऑब्जर्वेटरी लगा होता है, तो हमारा बी टाइप का। सी टाइप का क्या होता है, इसमें कैसे मेजरमेंट करते हैं, एक दिन में हम 2 बार इसको मेजरमेंट करते हैं। और सी टाइप की जो है इसे एक्जिलरी, एक्जिलरी, ठीक है, एग्रोमेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी भी कहते हैं। ये क्या करता है, दिन में एक ही बार मेजरमेंट करता है। ये कहाँ पाया जाता है, एग्रीकल्चरल फार्म पर, ठीक है, एग्रीकल्चरल फार्म पर। ये हो गया सी टाइप का। और डी टाइप का कहाँ पर पाया जाता है, हमारे इसको, ये स्मॉल एरिया में होता है, डिजर्ट, डिजर्ट लोकस्ट, ठीक है। डिजर्ट लोकस्ट के कंट्रोल के लिए इसको हम ऑब्जर्वेटरी करते हैं। देखो लोकस्ट का होता है जो हमारा, उसको कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। ये डी से डिजर्ट हो गया, ठीक है, काम ही खत्म। ई हो गया, ई वाला हो गया हमारा इवेपो ट्रांसपायरेशन, ईटी, ठीक है, जिसमें इवेपोरेशन सॉयल सरफेस से होता है, ट्रांसपारेंस जो होता है हमारा प्लांट से होता है। इससे क्या करते हैं, ई से हो गया। तो हमारा जितनी भी ऑब्जर्वेटरी थी हम सब बता दिए हैं। इससे क्वेश्चन तो बी वाला ही पूछता पूछता है कौन सी यूनिवर्सिटी में, और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ऑब्जर्वेटरी से अब अगर अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन ए प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट रिजल्ट इन ड्राई ऑफ द अवेलेबल वाटर सोर्स लाइक स्ट्रीम, टैंक, रिजर्वायर, बेल्स ईटीसी कॉल्ड। और हिंदी में क्या होगा, जब लंबे समय तक सूखे के कारण उपलब्ध जल स्रोत जैसे नदियाँ, टैंक, जलाशय, कुएं सूख जाते हैं तो हमारा ड्रॉट क्या होता है। ठीक है, ड्रॉट की कोई यूनिवर्सल डिफिनेशन नहीं है, लेकिन एल ए रामदास ने बताया है जो मोर देन 25% डिफिशियंसी होती है एवरेज जो नॉर्मल को होता है उसी को क्या कहते हैं, ड्रॉट कहते हैं। तो पूछ रहा है कौन सा रिजर्वायर में जो हो जाता है, सूख जाता है, स्टीम हो गया, ठीक है, स्टीम हो गया, टैंक हो गया, रिजर्वायर है वो सूख जाते हैं, ठीक है, बेल्स। तो कौन सा हमारा ड्रॉट है, तो पहला ऑप्शन दिया है एग्रीकल्चरल ड्रॉट। ठीक है, एग्रीकल्चरल ड्रॉट क्या होता है, एग्रीकल्चर ड्रॉट क्या होता है, हमारा सॉयल मॉइस्चर जो होता है, लैक ऑफ सॉयल मॉइस्चर, ठीक है, इसे और क्या कहते हैं, सॉयल मॉइस्चर ही लैक रहता है, ठीक है, इसे हम सॉयल ड्रॉट भी कहते हैं, सॉयल ड्रॉट। ये तो हमारा पहला है। दूसरा हमारा हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, यही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है, क्या है, टैंक, स्टीम, रिजर्वायर वेल में जो सूखा हो जाता है उसी को क्या कहते हैं, हमारा हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। करेक्ट आंसर हमारा बी वाला है, ठीक है, तो इस टाइप का अगर पूछता है तो हमारा हाइड्रोलॉजिकल बी वाला सही है। उसके बाद हमारा मीट्रियोलॉजिकल ड्रॉट, ये भी बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। ये क्या होता है, या तो 25% डिफिशियंसी है रेनफॉल की, ठीक है, 25% या मोर देन 25%, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम, मीट्रियोलॉजिकल ड्रॉट, ठीक है। उसके बाद हमारा नान ऑफ दिया, और भी होते हैं ड्रॉट, जैसे हो गया हमारा एटमॉस्फेरिक ड्रॉट, एटमॉस्फेरिक ड्रॉट, ठीक है। ये क्या होता है, एटमॉस्फेरिक ड्रॉट वो होता है जो हमारा इसमें ह्यूमिडिटी है ड्राई हो जाती है, ठीक है, ह्यूमिडिटी ही कम हो जाती है, जो एयर में ह्यूमिडिटी वो ही कम हो जाती है। हॉट, जैसे हमारा हॉट डे हो गया ना, जैसे बहुत लाइट है तो उसमें हमारा एटमॉस्फेरिक ड्रॉट हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, बी वाला होगा, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर का क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है, अभी बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी। एनी मटेरियल अप्लाई टू ट्रांसपायरेटिंग, यानी कि कोई भी मटेरियल जो अप्लाई करते हैं किस पे, जो प्लांट ट्रांसपायरेशन करता है, यानी कि सरफेस ऑफ द रिड्यूस वाटर लॉसेस फ्रॉम द प्लांट इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं, पौधे से पानी को, यानी कि है जो कौन सा मटेरियल हम जो प्लांट पे यूज करते हैं वो क्या करता है, वाटर लॉसेस को हमको रिड्यूस करता है या तो कंट्रोल करता है, उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, मल्चिंग, दूसरा ऑप्शन है विंड ब्रेक, और तीसरा ऑप्शन है हमारा शेल्टर बेल्ट। उसके बाद लास्ट वाला ऑप्शन है डी, एंटी ट्रांसपेरेंट, ठीक है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है, एंटी ट्रांसपेरेंट। क्या कह रहा है, यानी कोई भी मटेरियल जो हम प्लांट सरफेस पे अप्लाई करते हैं तो उससे हमारा जो ट्रांसपायरेशन हो रहा है, ट्रांसपेरेंट प्लांट से ही होगा, ठीक है, तो हमारा ट्रांसपेरेंट प्लांट जो वाटर लॉस है जो कम हो जाएगा, तो हम इसे क्या कहेंगे, एंटी ट्रांसपेरेंट, ठीक है। लेकिन इसी जगह ट्रांसपेरेंटिंग प्लांट की जगह पे अगर सॉयल सरफेस दे दे, ठीक है, सॉयल सरफेस, तो हमारा क्वेश्चन ही बदल जाएगा, ठीक है। अगर सॉयल सरफेस की बात करें तो तब मल्चिंग सही होगा, ठीक है। उसके बाद विंड ब्रेक क्या होता है, विंड ब्रेक जो होगा, जैसे हमारा कोई भी है ऑब्स्ट्रैक्ट होता है, विंड को कंट्रोल करता है, ऑब्स्ट्रैक्ट यानी कि रोकना, या तो रिड्यूस्ड विंड स्पीड, ठीक है, कोई भी ऐसा यूज करते हैं, जैसे कोई दीवार ही बना दो, ठीक है, इस साइड हमको दीवार ही बना देते हैं, जैसे ये विंड आ रही है, ये रोक ले रहा है, ठीक है, ऑब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि रिड्यूस कर रहा है, इससे जो विंड आ रही है, विंड क्या हो रही है, हमारा रुक कर रही है, तो उसे क्या कहेंगे, विंड ब्रेक, हमारा विंड ब्रेक हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हमारा किसी भी चीज से बना सकते हैं जो, और शेल्टर बेल्ट क्या होता है, शेल्टर बेल्ट, शेल्टर बेल्ट क्या होता है, प्रोटेक्शन करता है अगेंस्ट विंड के, ठीक है, ये किसी का ये होता है, मेनली किससे बनाया जाए, टीरी या सर्व हो गया, ठीक है, इससे जो बनाया जाता है, ठीक है, लगाया जाता है उसमें, तब इस बीट करो, जैसे ये प्लांट हुआ, ठीक है, ये प्लांट हुआ है, बीच में लगा दिए, फिर ये छोटा लगा दिए, क्या हुआ, जब विंड यहाँ जाएगा ऐसे रुकेगा, ठीक है,
ये हो गया, फिर ऐसे करके ऊपर ऊपर है। तो हमारा जो लगा प्रोटेक्शन करता है शेल्टर, शेल्टर बिल्ड में जो मेनली प्लांट और ट्री जो हो गया है उस सर भी यूज करते हैं, लेकिन हमारा विंड जो हमारा विंड ब्रेक रहेगा उसमें क्या दीवार भी और सारा भी यूज कर सकते हैं, यही अंतर होता है। इसमें क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ विंड एंड रिड्यूस विंड स्पीड, तो पूछेगा विंड ब्रेक। और प्रोटेक्शन अगर की बात करें विंड की, कराब के किसके अगेंस्ट, विंड के, ठीक है, किसके लिए, कराब के लिए, तो हो जाएगा हमारा शेल्टर बेल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एंटी ट्रांसपेरेंट। ये तो हो गया, और उसके बाद जितने भी इसमें टर्मिनोलॉजी थे वो भी बता दिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर का, द सॉइल हैविंग एक्सेस सॉल्युबल साल्ट्स आर डिजिनेटेड एज, ठीक है, अधिक घुलनशील लवण वाली मिट्टी को इस प्रकार नामित किया जाता है। यानी कि पूछ रहा है कौन सी ऐसी सॉइल है, ठीक है, कौन सी ऐसी सॉइल है जो हमारी साल्ट अफेक्टेड सॉइल ही है, ठीक है हमारा, तो उसमें किस में सबसे ज्यादा सॉल्ट पाया जाता है। तो सॉल्ट में पहला ऑप्शन दिया है एल्कलाई सॉइल, दूसरा है सैलाइन एल्कली सॉइल, उसके बाद है सी वाला सैलाइन सॉइल, लास्ट वाला है ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, सैलाइन सॉइल, ठीक है। सैलाइन सॉइल में ही हमारा एक्सेस सॉल्ट पाए जाते हैं। सॉल्ट कौन होते हैं, क्लोराइड और सल्फेट, ठीक है, ये हमारा सॉल्ट पाए जाते हैं किसमें, सैलाइन सॉइल में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, सैलाइन सॉइल, ठीक है। सैलाइन सॉइल बता देते हैं, तीनों सॉइल जो होती हैं, सैलाइन सॉइल हो गया, इनके बारे में एक ही साथ पढ़ लो साथ में, सैलाइन सॉइल, उसके बाद एल्कली, ठीक है, एल्कली सॉइल, उसके बाद सैलाइन एल्कली सॉइल, सैलाइन एल्कली सॉइल दोनों का मिक्स है, ठीक है। सैलाइन में क्या होता है, एक्सेस साल्ट होता है, एक्सेस साल्ट, इसे और इसी को कहते हैं व्हाइट सॉइल, ठीक है, व्हाइट, इसका जो होता है सॉइल होता है व्हाइट, ठीक है, सोलन चाक भी इसे कहते हैं, सोलन, सोलन चाक, ठीक है, सोलन चाक होता है। इसमें क्या होता है, पीएच हमारा है लेस देन 8.5 होता है, ठीक है इसमें, और जब हमारा ईसी होगा, ईसी, ईसी होगा मोर देन 4 डेसीसाइमन पर मीटर। उसके बाद सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो लेस देन 13 होता है। ये हो गया हमारा सैलाइन सॉइल का, ठीक है, सैलाइन सॉइल, सैलाइन सॉइल में जो होता है एक्सेस साल्ट होता है सिर्फ। लेकिन एल्कली सॉइल में क्या होता है हमारा, एक्सचेंजेबल सोडियम, एक्सचेंजेबल सोडियम पाया जाता है। इससे क्या होता है, सॉइल हमारी जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो डिस्पर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ब्लैक्स, ब्लैक एल्कली सॉइल भी कहते हैं, ब्लैक एल्कली सोलेंट टेज भी कहते हैं इसे, ठीक है। इसमें क्या होता है, पूछेगा इसमें जो कंट्रोल मेजर में, तो इसमें लीचिंग करेंगे, ठीक है, इसमें हम जिप्सम ऑफ पायराइड नहीं करेंगे, इसमें यूज करते हैं। इन दोनों का मिक्सअप ही यही होता है सैलाइन, इन दोनों का मिक्सअप ही हमारा सैलाइन एल्कली सॉइल हो गया। अगर साल्ट की बात करें तो इसमें सैलाइन सॉइल में साल्ट क्यों हो जाता है, देखो साल्ट इसलिए हो जाता है ड्राई कंडीशन में सैलाइन सॉइल पाई जाती है। तो उसमें ड्राई कंडीशन में जब होता है, सूखा रहता है, तो पानी जो ट्रांसपेरेंट ऊपर उठता है, ऊपर ही नीचे से जो साल्ट रहता है ऊपर उठने लगता है, ठीक है, ऊपर उठ के तो हमारी धीरे धीरे सॉइल जब ड्राई एरिया होती है वो सैलाइन बन जाती है। तो हमारा ये हो गया करेक्ट आंसर। उसके बाद हमारा 5वें नंबर का क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ फास्फोरस इन एसिडिक टू एल्कली रेंज इन द, पूछ रहा है जो फास्फोरस होता है हमारा न्यूट्रिएंट है, ठीक है, तो एसिडिक इसमें 3 फॉर्म में होता है, पूछ रहा है एसिडिक यानी कि अम्लीय मृदा से एल्कली सॉइल, ठीक है, जो अम्लीय से क्षारीय मृदा में हमारा कैसे न्यूट्रिएंट कौन कौन सा अवेलेबल होता है। पहला ऑप्शन क्या दिया है, PO3 - एच ओ पी, ये गलत लिखा हुआ, ठीक है, ये 2PO4, उसके बाद हमारा है ये 2PO4, यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसकी जगह पे HPO4-2 रहेगा, ठीक है, और सब सही है यहाँ पर। अब इसको सही कर लीजिएगा, आप देखिएगा, ठीक है। तो पहले हमारा PO3, ये तो एसिडिक में पाया नहीं जाएगा क्योंकि ये एल्कली में पाया जाता है। फिर उसके बाद है HPO4-2, फिर है ये 2PO4, ये तो कतई होगा नहीं, ठीक है। कहाँ से पूछ रहा है, यानी कि एसिडिक से और एल्कली में, पहला एसिडिक होना चाहिए। फिर दूसरा क्या दिया है, H2PO4, HPO4 और PO4-3।
उसके बाद यही हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद ये लोग इसमें तो नहीं होगा क्योंकि ये बदले एल्कली हो गया, फिर यहाँ पर भी यहाँ भी चेंज हो गया, तो हमारा जो होगा बी वाला करेक्ट आंसर होगा। फास्फोरस की एबिलिटी देखो यहाँ पर लिख देता हूँ, H2PO4, ठीक है, -1। उसके बाद दूसरा है हमारा HPO4-2, ठीक है, फिर PO क्या हो गया हमारा PO4-3। अब देखो देखो इसमें सही से लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, मैं लिख दिया हूँ, लिख दिया हूँ इसे, ठीक है। अब देखो ए हमारा जो होगा H2O4 पहला हो गया, 3 फॉर्म में होते हैं हमारा, दूसरा हो गया, इसके बाद तीसरा हो गया, ए हो गया हमारा एचडी कंडीशन में, एचडी। ए हो गया हमारा न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल। ए हो गया हमारा एल्कली कंडीशन में। अब देखो, ठीक है, ये हो गया हमारा एल्कली कंडीशन में। न्यूट्रिएंट देखो फास्फोरस जो है इसमें भी अवेलेबल होता है, सबसे ज़्यादा इसमें होगा HPO4। देखो हाइड्रोजन जैसे कम होता जाएगा, हाइड्रोजन जैसे रहेगा एचडी बाय, क्योंकि हाइड्रोजन एल्युमिनियम जो है एचडी के सॉइल में ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद हमारा देखो हाइड्रोजन इसमें हटा है, देखो इसमें 2 था, इसमें 1 हाइड्रोजन है, फिर ये हमारा न्यूट्रल हो गया, फिर है इसमें हाइड्रोजन ही हट गया थी, ये एल्कली में हो गया, तो हमारा ऐसे याद कर लो। तो फास्फोरस जो हमारा पूछ रहा है क्या, एसिडिक टू एल्कली। देखो ये एसिडिक है नहीं, जितना हाइड्रोजन देखो ये हाइड्रोजन ज़्यादा इसमें, फिर ये कम हुआ, फिर ये हमारा देखो हाइड्रोजन ही हट गया, तो एल्कली कंडीशन में एसिडिक टू एल्कली यही वाला दूसरा वाला करेक्ट आंसर होगा। ऐसा क्यों होता है, एसिडिक में देखो ना तो फास्फोरस ज़्यादा एसिडिक में भी अवेलेबल होगा, ना तो एल्कली कंडीशन में एसिडिक, क्योंकि देखो हमारा जो फास्फोरस है जो प्लांट में तो मोबाइल है, लेकिन हमारा जो सॉइल में है इन मोबाइल हाईली फिक्सेशन हो जाता है। किससे फिक्सेशन हो जाता है, कैसे फिक्सेशन कैसे होता है, जो फिक्सेशन होगा हमारा, जैसे एचडी कंडीशन की बात करता हूँ, इसलिए ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन ज़्यादा नहीं अवेलेबल होता है एचडी कंडीशन में। फिक्सेशन एल्युमिनियम और उसके बाद पेरस हो एल्युमिनियम फास्फेट और आयरन फास्फेट बनाकर वो इन अवेलेबल फिक्सेशन में फॉर्म हो जाता है, तो अवेलेबल नहीं होता है, तो एचडी कंडीशन में। न्यूट्रल में तो हो जाता है। फिर देखो एल्कली कंडीशन में क्या होता है फास्फोरस का, तो फास्फोरस है तो एल्कली कंडीशन में कैल्शियम और ज़्यादा रहता है, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्कली कंडीशन में ज़्यादा, तो उससे रिएक्शन करके तो हमारा क्या बना लेता है, कैल्शियम फास्फेट या हमारा मैग्नीशियम फास्फेट, वो भी अनअवेलेबल है। तो न्यूट्रल कंडीशन में सबसे ज़्यादा पूछे तो ये मिलता है, तो हमारा करेक्ट आंसर बी वाला होगा। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, कंफ्यूजन मत रहना, क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं इसमें से। उसके बाद हमारा 5वें नंबर का क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट कैरिड आउट बाय, पूछ रहा है यानी कि हमारा कौन सा बैक्टीरिया काम करता है, ठीक है, किससे किससे पूछ रहा है, अमोनिया टू नाइट्रेट, ठीक है, अमोनिया टू नाइट्रेट, तो कौन सा होगा, ठीक है। ये देखो मिनरलाइजेशन प्रोसेस होती है, उसमें होता है एक इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन होता है, इम्यूनाइजेशन, अमोनिफिकेशन, ठीक है, अमोनिफिकेशन। उसके बाद हमारा मिल क्या हो गया हमारा नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। ये तो होगा, देखो इसमें क्या होता है, प्रोटीन से हमारा इम्यूनो एसिड, इसमें क्या होता है, प्रोटीन से हमारा इम्यूनो एसिड बनता है, फिर इसमें होगा इम्यूनो एसिड से हमारा अमोनिया बनेगा, ठीक है। अब देखो इनको हम हटा देते हैं, इम्यूनिफिकेशन और अमोनिफिकेशन, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं हम नाइट्रिफिकेशन पे, जहाँ से हमारा क्वेश्चन बनना, ठीक है, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन क्या हो गया, हमारा अमोनिया बना हुआ, अमोनिया से हमारा नाइट्राइट बना, ठीक है, फिर उसके बाद नाइट्रेट, एक माइनस है, ठीक है। यहाँ होगा हमारा नाइट्रोसोमोनास, यहाँ होगा हमारा नाइट्रोबैक्टर, ये क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है। देखो अमोनिया से जब कहे नाइट्राइट तो हमारा क्या होगा, नाइट्रोसोमोनास, उसके बाद नाइट्राइट से हमारा जो नाइट्रेट बनेगा तो नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। ये बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन है, कैसे देखो, देखो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है,
यहाँ कितना ऑक्सीजन था, 2 था, यहाँ पर कितना हुआ, 3। यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, जीआरएफ में यही क्वेश्चन एक बार पूछ लिया था। जो नाइट्रिफिकेशन होता है हमारा क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होता है कि रिडक्शन होता है, तो यही पूछ लिया। तो ये लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अमोनिया टू नाइट्रेट, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक प्रोसेस में हमारा अमोनिया से लेके नाइट्रेट में डायरेक्ट पूछ रहा है, ना कि इससे पूछ रहा है, अमोनिया से नाइट्रेट, ठीक है। तो कौन कौन से हमारे जो बैक्टीरिया वो काम करते हैं, अब देखो अमोनिया से नाइट्रेट, अब देखो कौन कितने में आ गए, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, काम खत्म मेरा, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, नाइट्रोजन तो होगा नहीं, ये होगा हमारा नाइट्रोसोमोनास, यानी होगा यहाँ पर नाइट्रोसोमोनास हो गया, उसके बाद नाइट्रोबैक्टर, और लास्ट वाला ऑप्शन दिया है डी, बी एंड सी, यानी कि ये दोनों हमारे सही हैं। देखो यहाँ पर हो गया नाइट्रोसोमोनास, उसके बाद यहाँ पर हो गया हमारा नाइट्रोबैक्टर, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, पूछे नाइट्रिफिकेशन में, और टेम्परेचर ही पूछ लेता है, कितना होता है 30 से 35 सेल्सियस, और उसके बाद पीएच पूछ लेता है, पीएच कितना होता है 6.5 से 7.5, ठीक है। तो ये हमारा नाइट्रिफिकेशन का काम खत्म हो गया, इतना ही क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, लास्ट वाला, दोनों होते हैं नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर, पहले नाइट्रोसोमोनास होता है उसके बाद नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। उसके बाद हम लोग 7वें नंबर पे क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फ्रैक्शन ऑफ वाटर एंटरिंग इन द सॉइल दैट मस्ट पास थ्रू द रूट जोन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द सॉइल सैलिनिटी फ्रॉम द एक्सीडिंग स्पेसिफिक वैल्यू, यानी कि क्या है, हिंदी में क्या कहेगा, मिट्टी में प्रवेश करने वाले पानी का वह अंश जिससे मिट्टी की जो हमारी सैलिनिटी है निर्देशित मान, यानी कि एक स्पेसिफिक वैल्यू, ठीक है, से अधिक होने से रोकने के लिए जड़ छेद से गुजरना चाहिए, यानी कि जो हमारा क्या पूछ रहा है, यानी कि जहाँ से हमारा सैलाइन, हमने साल्ट अफेक्टेड सॉइल बताया, सैलाइन में साल्ट होता है, उसके लिए क्या करते हैं हम, एक्सेस हम वाटर को सप्लाई करते हैं, लेकिन कैसा वाटर यूज करेंगे, जैसे हमने आप सैलाइन वाटर यूज करेंगे तो फिर सैलाइन हो जाएगी, हमारा गुड क्वालिटी वाटर होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वाटर कैसा है। देखो कभी कभी ऐसे होता है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेते हैं बच्चे, ध्यान से नहीं देखते हैं, वो भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो हमको क्या करना है, पूछेगा गुड क्वालिटी वाटर, ठीक है, गुड क्वालिटी वाटर, नहीं तो सैलाइन वाटर आप ऐड कर दें तो फिर सैलाइन हो जाएगी और सैलिनिटी बढ़ जाएगी। तो हमारे क्या होगा, तो फ्रैक्शन ऑफ एंट्री, यानी कि एंट्री क्यों करें, तो सैलिन, जैसे कहीं पर सैलाइन सॉइल व्हाइट देखे होंगे, व्हाइट व्हाइट रहती है सैलाइन सॉइल, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, पानी की एंट्री करेंगे तो एक स्पेसिफिक इतना लिमिट तक करेंगे जिससे हमारा साल्ट जो है प्लांट ग्रोथ करे, उतना तक ही करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, जिप्सम रिक्वायरमेंट, दूसरा ऑप्शन है वाटर रिक्वायरमेंट, तीसरा है सी वाला लीचिंग रिक्वायरमेंट, और लास्ट वाला है डी है इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो हमारा क्या होगा, लीचिंग तो करा रहे हैं हम, तो हमारा सी वाला करेक्ट आंसर होगा लीचिंग। लीचिंग ना, जैसे लीचिंग हो जाती है, देखोगे लीचिंग नाम सुने होंगे, पैडी में कहते हैं लीचिंग हो जा रहा है, ठीक है, पडलिंग करते लेते हैं, तो वैसे इसमें भी लीचिंग इसलिए कराते हैं कि जो हमारा सॉल्ट है वो बह के बाहर चला जाए, जो साल्ट अफेक्टेड सॉइल सैलाइन सॉइल है, लीचिंग इसीलिए करे, यही तो कह रहा है ये, लेकिन एक स्पेसिफिक लेवल, नहीं तो क्योंकि साल्ट भी प्लांट के लिए नेसेसरी है, इसको अपना भूलिएगा मत, ठीक है, लेकिन एक स्पेसिफिक लेवल, जैसे कहते हैं ना मोर देन 4 हो जाता है जब साल्ट, तो हमारा वो क्रॉप ग्रोथ इफेक्ट करने लगता है, तो साल्ट भी जरूरी है, लेकिन इसीलिए इसमें लगा हुआ, ठीक है, स्पेसिफिक वैल्यू, ठीक है, यानी कि इतना हम लीचिंग करेंगे जिससे हमारा प्लांट ग्रोथ अच्छे से हो सके, नहीं तो पूरा साल्ट भी हो जाए, साल्ट नेसेसरी है प्लांट के लिए, ऐसा नहीं है कि साल्ट नहीं नेसेसरी है, लेकिन एक स्पेसिफिक लेवल होना चाहिए। उसके बाद हमारा जिप्सम रिक्वायरमेंट, जिप्सम रिक्वायरमेंट किस में होगा, ये क्या करेगा, हमारा जो पीएच देखो किस में होता है जिप्सम, साल्ट अफेक्टेड, जैसे एल्कली सॉइल में, एल्कली सॉइल में क्या होता है पीएच ज़्यादा होता है, तो उसके यूज करने के लिए तो इसमें क्या करेंगे, पीएच कम करेगा। उसके बाद वाटर रिक्वायरमेंट क्या होता है, वाटर रिक्वायरमेंट होता है, इसका फार्मूला होता है इरिगेशन रिक्वायरमेंट, उसके बाद इफेक्टिव रेनफॉल प्लस सॉइल प्रोफाइल, ठीक है, वाटर रिक्वायरमेंट क्या होता है, इरिगेशन रिक्वायरमेंट प्लस इफेक्टिव रेनफॉल प्लस सॉइल प्रोफाइल। अगर इरिगेशन रिक्वायरमेंट देखो क्या कहेगा, देखो फार्मूला बदल जाएगा, वाटर रिक्वायरमेंट माइनस इफेक्टिव रेनफॉल प्लस सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल हो गया, ये हो गया हमारा वाटर रिक्वायरमेंट, ये हो गया इरिगेशन रिक्वायरमेंट, फार्मूला ही पूछता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, लीचिंग रिक्वायरमेंट। उसके बाद हम लोग चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पे, आइसोलेशन डिस्टेंस रिक्वायर फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन ऑफ मेज, किसका पूछ रहा है, लेकिन फाउंडेशन सीड का, ठीक है,
फाउंडेशन देखो, क्लासेस ऑफ सीड मेनली 4 प्रकार से होते हैं, न्यूक्लियस, ब्रीडर, फाउंडेशन और उसके बाद सर्टिफाइड सीड। तो इसमें पूछ रहा है किसका फाउंडेशन सीड, यानी कि जिसकी ज़्यादा फिजिकल प्योरिटी ज़्यादा रहेगी। देखो बता देता हूँ, क्लासेस ऑफ सीड, न्यूक्लियस हो गया हमारा, न्यूक्लियस, उसके बाद हमारा ब्रीडर हो गया, फिर उसके बाद फाउंडेशन हो गया, फिर उसके बाद सर्टिफाइड हो गया। ठीक है, जितना ही ऊपर वाले हैं इतना भी डिस्टेंस जो होगा हमारा आइसोलेशन डिस्टेंस, देखो न्यूक्लियस हो गया, ब्रीडर, फाउंडेशन हो गया, उसके बाद सर्टिफाइड, जितने भी ऊपर उसकी डिस्टेंस ज़्यादा रहेगी आइसोलेशन। ठीक है, तो किसका पूछ रहा है आइसोलेशन, मक्का के संकर बीज उत्पादन के लिए आवश्यक पृथक्करण दूरी कितना होगी आधारीय बीज का। देखो फाउंडेशन सीड को आधारीय बीज, पहला ऑप्शन क्या दिया है 200 मीटर, और उसके बाद बी वाला है 400 मीटर, सी वाला है 600 मीटर, उसके बाद लास्ट वाला है डी वाला 800 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा 400 मीटर। ठीक है, ये फाउंडेशन सीड का है, फाउंडेशन सीड का ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि इसकी फिजिकल और जेनेटिकल प्योरिटी ज़्यादा होती है, 400 मीटर होता है। ठीक है, अगर यहीं पर हमारा सर्टिफाइड का पूछ ले इसी का, तो कितना हो जाएगा 200 मीटर, आधा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका कम होता है, कि इसके क्यों कम होता है कि जो जेनेटिकल और फिजिकल प्योरिटी फाउंडेशन सीड इससे ज़्यादा है सर्टिफाइड सीड से, इसीलिए हमारा आइसोलेशन डिस्टेंस ज़्यादा है। आइसोलेशन डिस्टेंस क्या होता है, जैसे हमारा गेहूँ की एक वैरायटी यहाँ पर हम ग्रो की है। ठीक है, एक प्लाट हो गया, उसके बाद हमारा दूसरा प्लाट है, दूसरी वैरायटी हम ग्रो किए बीट की गेहूँ की। ठीक है, तो इसमें हमारा कंटामिनेशन इन दोनों का वैरायटियों का ना हो जाए। ठीक है, तो ये आइसोलेशन डिस्टेंस है यही। ठीक है, तो हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा 400 मीटर होगा। और क्रॉपों का बता देते हैं, मेज का फाउंडेशन का, तो देखो यहाँ पर लिखते हैं फाउंडेशन सीड, यहाँ पर सर्टिफाइड सीड। ठीक है, अब देखो ये सब दोनों मीटर में है। ठीक है, आइसोलेशन डिस्टेंस जैसे हमारा ग्राउंडनट हो गया, राइस हो गया, व्हीट क्रॉप हो गया, उसके बाद ओट हो गया, उसके बाद बार्ले हो गया, ये कितना होता है दोनों का 3 मीटर फाउंडेशन का, 3 मीटर सर्टिफाइड सीड का। उसके बाद हमारा हो गया काटन का। ठीक है, काटन और टोमेटो का देखते हैं, एक ही साथ देख लेते हैं जो मिलता जुलता है। काटन का होता है 50 मीटर और सर्टिफाइड का 30 मीटर। ठीक है, एक क्वेश्चन एसटीए में कोई पूछा था टोमेटो या कॉटन में से, इसका 50 मीटर होता है, इसका 25 मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा काटन और टोमेटो का। उसके बाद हमारी और क्रॉप है, जैसे कैस्टर का हो गया, कैस्टर को होता है 300 मीटर फाउंडेशन का, उसके बाद 150 मीटर हमारा सर्टिफाइड सीड का। उसके बाद हमारा पर्ल मिलेट का कितना होता है हमारा, इसका होता है 1000। ठीक है, 1000 मीटर 200, और इसका सर्टिफाइड का 200 मीटर। ठीक है, उसके बाद कैबेज का कितना होता है, कैबेज का होता है 1600 मीटर, उसके बाद यहाँ पर 1000 मीटर। ठीक है, और बताते हैं, यहीं पर सब याद कर लो, रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद कुकुरबिट्स, कुकुरबिटेसी फैमिली का। ठीक है, कुकुरबिट्स किस में आते हैं। ठीक है, इसका कितना होता है 800 से 1000। ठीक है, मीटर, यहाँ पर होगा 400 से 500 मीटर, ये हमारा कुकुरबिट का हो गया। उसके बाद हमारा ऑनियन का कितना होता है, ऑनियन सीड, ऑनियन का होता है हमारा 1000 मीटर, और उसके बाद अगर सर्टिफाइड का पूछे 500 मीटर। ठीक है, उसके बाद और किसी का पूछे, देखो 400 मीटर में हमारा, तो हमारा मेज का भी हो गया, इसमें देखो और आते हैं रेप सीड एंड मस्टर्ड का भी हो गया, इसी में हमारा सोरगम का हो गया। ठीक है, और इसी में हमारा ओकरा का भी हो गया, भिंडी का 400 मीटर में। मेज के साथ आप रेप सीड, मस्टर्ड, सोरगम, उसके बाद ओकरा सभी का याद कर लो। ठीक है, कितने होता है आइसोलेशन डिस्टेंस फाउंडेशन सीड का 400 मीटर, अगर यहीं सर्टिफाइड का पूछ ले तो 200 मीटर हाफ हो जाएगा। ठीक है, और उसका रीजन बता दिए। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9वें नंबर क्वेश्चन का। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है 9वें नंबर, सीड आर ड्राइड एट लो मॉइस्चर कंटेंट एंड स्टोरेज एट लो टेम्परेचर, यानी कि पूछ रहा है विदाउट लूजिंग देयर वाइबिलिटी, यानी कि जो उसकी वाइबिलिटी है उस
बिना क्या लो मॉइस्चर यानी कम मॉइस्चर में और कम जो है टेम्परेचर पे हम स्टोरेज करते हैं सीड को, यानी कि जो बीज हमारा होता है उसको हम कम मॉइस्चर पे और कम टेम्परेचर पे विदाउट के ना लॉसेस ऑफ वाइबिलिटी, उसकी जो वाइबिलिटी होती है, ठीक है। तो उस सीड को हम क्या कहते हैं, देखो हम लोग जो पढ़े हैं क्लासेस ऑफ सीड पढ़े हैं, जैसे न्यूक्लियस, ब्रीडर, फाउंडेशन, सर्टिफाइड, वो क्लासेस सीड, ये है टाइप ऑफ सीड, ठीक है। टाइप ऑफ सीड दो प्रकार के ही होते हैं, एक होता है हमारा ऑर्थोडॉक्स सीड, दूसरा है हमारा रिकल्सिट्रेंट सीड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पहला वाला क्या दिया है रिकल्सिट्रेंट सीड, दूसरा दिया है ऑर्थोडॉक्स सीड, और सी वाला है न्यूक्लियस सीड, और डी वाला हमारा लास्ट ब्रीडर सीड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ऑर्थोडॉक्स सीड। ऑर्थोडॉक्स सीड में ही तो हमारा जो होता है सीड में इसमें कम मॉइस्चर में और लो टेम्परेचर में, उसके सीड में कम मॉइस्चर भी रहता है और कम टेम्परेचर में भी हम स्टोरेज करते हैं। जैसे देख लो एग्जाम्पल ही देख लो, स्मॉल सीडेड, जो छोटे छोटे दाने होते हैं, सीड के जो छोटे छोटे दाने होते हैं वही आते हैं इसमें ऑर्थोडॉक्स में। जैसे हमारा राइस का हो गया, वीट का हो गया, ठीक है, वीट का गेहूं का हो गया, ओट हो गया, बारले हो गया, ठीक है। तो हमारे ये छोटे छोटे दाने हैं, स्मॉल सीड है, तो हमारे इसमें ये देखो हम काफ़ी दिन तक इसको रख देते हैं, कम मॉइस्चर में नहीं रखते। कितना मॉइस्चर है इस सीरियल का, कितना होता है 10 से 12 एवरेज ऑन एवरेज होता है, ठीक है। सीरियल का ऑन एवरेज 10 से 12 कम मॉइस्चर है, और उसके बाद देखो क्या कह रहा है, कम टेम्परेचर भी हम इसको रख सकते हैं और विदाउट लॉस अबिलिटी। कितने एक एक साल रखते हैं, एक साल बाद देखो कोई कोई लाते हैं न्यू ब्रीडर सीड लेके आए, एक बार सोइंग किए, फिर उसको बाद रख देते हैं स्टोर के अगले सीजन में सोइंग करने के लिए, तो वो वाइबिलिटी बनी रहती है, ठीक है। तो वो हमारा ऑर्थोडॉक्स, उसमें कम मॉइस्चर में भी हम रख सकते हैं कि देखो सीड वाइबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा जितना कम सीड में मॉइस्चर होगा, ठीक है। ये तो हमारा करेक्ट आंसर यही हो गया ऑर्थोडॉक्स। रिकल्सिट्रेंट सीड क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है, ऑर्थोडॉक्स का अपोजिट क्या होता है रिकल्सिट्रेंट। इसमें क्या होता है हाई मॉइस्चर सीड में होता है। इस सीड में जैसे हमारा हो गया रिकल्सिट्रेंट में मैंगो का ही देख लो, मैंगो का सीड ही देख लो, आम का मैंगो हो गया, ठीक है, मैंगो हो गया, कॉफी हो गया, रबर हो गया, इन सब का सीड किस में आता है हमारा रिकल्सिट्रेंट सीड में। देखो मैंगो का देखो ज़्यादा हम लोग देखे हैं, तो हम मैंगो का देखते हैं, उसमें क्या होता है वाइबिलिटी देखो जल्दी से लॉस, उसमें क्यों, क्योंकि उसके सीड में जो होता है मॉइस्चर यानी कि जो नमी होती है वो बहुत ज़्यादा होता है इसके, ठीक है, मैंगो वाले सीड में, और कॉफ़ी और रबर में। और लेकिन देखो गेहूं और उसमें उतना मॉइस्चर नहीं होता, हम काफ़ी दिन तक उसको स्टोरेज रखते हैं, लेकिन ये नहीं होता, इसकी जो मॉइस्चर कम होता है, तो इसे क्या कहते हैं हमारा रिकल्सिट्रेंट सीड। इसमें एक एग्जाम्पल याद है। उसके बाद हमारा न्यूक्लियस सीड, न्यूक्लियस को सीड को और क्या कहते हैं बेसिक सीड, ठीक है। बेसिक सीड क्यों करते हैं, जर्नी यहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है, न्यूक्लियस सीड से स्टार्ट होती है, जो ब्रीडर होता है वही हमारा इसको ब्रीड करके निकालता है, ठीक है। उसके बाद हमारा है ब्रीडर सीड, ठीक है। न्यूक्लियस के बाद हमारा जो ब्रीडर सीड बनता है वही होता है हमारा ब्रीडर सीड। इसमें क्या होता है न्यूक्लियस सीड में हमारा टैग टैग साइज टैग कलर नहीं होता है, लेकिन इसमें हमारा टैग साइज और टैग कलर होते हैं। टैग कलर टैग साइज बता देते हैं, ठीक है, जो आया है उसको बता देते हैं। टैग कलर, टैग कलर क्या होता है हमारा गोल्डन येलो, ठीक है, गोल्डन येलो या येलो लगाओ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कन्फ्यूजन ना होना, कोई जरूरी नहीं कि गोल्डन ही लगा रहा है, येलो पूछेगा तब भी सही है। इसका 12x6 सेंटीमीटर इसका होता है टैग साइज ब्रीडर का। तो हमारा क्वेश्चन जो पूछा था तो वो क्या होगा हमारा ऑर्थोडॉक्स सीड। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है नाइट्रोजन एंड फास्फोरस कंटेंट फाउंड इन नैनो डीएपी रिस्पेक्टिवली, यानी कि नैनो डीपी जो होता है हमारा, देखो जैसे नैनो यूरिया आप सुने होंगे नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है 46% जितना हमारा सॉलिड में पाया जाता है, उतना हमारा नैनो यूरिया जो होता है लिक्विड फॉर्म में उतना उसमें भी पाया जाता है। लेकिन नैनो डीपी की नैनो जो डीएपी है उसकी बात ही अलग है, ठीक है, इसमें लेकिन ऐसा नहीं है। देखो बताता हूँ, एक हो गया हमारा नॉर्मल डीएपी, उसके बाद हमारा हो गया नैनो डीएपी, डायमोनियम फास्फेट इसका फुल फॉर्म होता है, डीएपी है, ठीक है। इसमें कितना होता है नाइट्रोजन 18% हमारा नाइट्रोजन पाया जाता है, और इसमें 46% फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है, 46%। ये तो हो गया हमारा सॉलिड वाला, ठीक है,
जो हमारा नैनो यूरिया नहीं है, डीएपी जो नॉर्मल हमारा डीएपी है डायमोनियम फास्फेट वो हो गया। उसके बाद नैनो डीएपी में पूछ रहा है, ठीक है। नैनो डीएपी में क्या पहले ऑप्शन किया, ये तो होगा नहीं, 1846 हमारा जो नॉर्मल डीएपी उसमें हो गया। दूसरा वाला क्या दिया, 8% और 16% रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, यानी कि जो क्रमशः कौन कौन होगा, ठीक है, नाइट्रोजन फास्फोरस का ही लगाना है। फिर दूसरा हमारा ऑप्शन दिया है सी वाला, तीसरा 4% और 8%। उसके बाद लास्ट ऑप्शन दिया है डी वाला, नॉन ऑफ द अबव, यानी इन्हीं में से कोई नहीं जो, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ए वाला, बी वाला, ठीक है। 8% नाइट्रोजन पाया जाता है, 8% नाइट्रोजन, उसके बाद हमारा 16% फास्फोरस, ठीक है। ये क्वेश्चन एसटीए में इस बार पूछा था, ठीक है। एसटीए में यही क्वेश्चन पूछा था, जो हमारा उत्तर प्रदेश से यूपी से थ्रू कंबाइन एग्रीकल्चर का होता है एसटीए का, उसमें यही क्वेश्चन पूछा था। जो नैनो डीएपी होता है उसमें फास्फोरस या नाइट्रोजन का कंटेंट पूछा था। तो नाइट्रोजन हमारा कितना परसेंट हो गया, 8%, और फास्फोरस जो हमारा 16% है, ठीक है। तो ये हो गया। अगर नैनो यूरिया की बात करें तो जितना हमारा नॉर्मल यूरिया में सॉलिड वाला पाया जाता है, वैसे लिक्विड वाले में हमारा जो नैनो यूरिया उसमें भी पाया जाता है 46, उसका इक्वल है। लेकिन इसमें नैनो डीएपी का अलग है, इसीलिए क्वेश्चन इस पूछता है, ठीक है। तो यही लास्ट क्वेश्चन था, फिर मिलते हैं अगली सीरीज में। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।